हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ नुसरत पाटिल। कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता। इनफैक्ट इवन बिफोर द वर्ल्ड दैट जो आज की तरह जब इंटरडिपेंडेंट नहीं था, आजकल तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ हो रहा हो तो इट अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो कितना ही दूर हो रहा हो। लेकिन जब इतना इंटरडिपेंडेंट नहीं था तो भी there was some kind of relation between the world, चाहे वो cultural relation हो, trade relation हो, economic relation हो, and of course political relation। इसको डील करने के लिए हर स्टेट के पास एक पॉलिसी हुआ करती थी, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। फॉरेन पॉलिसी डिफाइंड बाय मोडेल्स्की इज a system of activities evolved by communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के दो फंडामेंटल सिद्धांतों को समझे, जो टू क्रक्स इंग्रेडिएंट है उसके, वो समझे तो वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द मीन्स एंड रिसोर्सेज। किसी स्टेट के पास क्या संसाधन है उस नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो एक फॉरेन पॉलिसी बॉइल्स डाउन टू दीज टू थिंग्स। किसी इंडिया का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी का लब्बो लबाब यही है। एक आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, एक आपके पास क्या संसाधन है, क्या रिसोर्सेज हैं टू अचीव देम। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, या फिर कह लें फॉरेन पॉलिसी, एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। कोई भी देश अगर फॉरेन पॉलिसी बनाता है, विदेश नीति बनाता है, तो उसको डिटर्मिन क्या करता है, क्योंकि मोस्टली फॉरेन पॉलिसी चाहे जिस भी देश की हो, उसके डिटर्मिनिंग फैक्टर्स मोर लेस वही होते हैं, स्पेसिफिकली जो कि कांस्टेंट होते हैं। फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने वाले, शेप करने वाले दो तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक जो कि चेंज करती हैं, एक जो कि कांस्टेंट होती हैं। जो चेंज करती हैं वो कम होती हैं। वो चीजें जो चेंज होती रहती है, जो इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी को, दे आर, एक तो वो चीजें कम होती हैं एंड प्लस दे आर नॉट सो सिग्निफिकेंट। उनकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। जो चीजें कांस्टेंट रहती हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी हमारी विदेश नीति पे ज्यादा होता है एंड वो ज्यादा मात्रा में भी होती हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर फ्यू फैक्टर्स दैट चेंज दैट इफेक्ट्स द फॉरेन पॉलिसी। जो चेंज इन गवर्नमेंट, अगर हम कह सकते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी उन फैक्टर्स से बंधे होते हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं। वो फैक्टर्स जो कि कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे बंधे होते हैं हमारे नेता, हमारी गवर्नमेंट। तो बेसिक जो चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, उसमें सबसे पहला, सबसे प्राइमरी, सबसे फॉरमोस्ट है नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी देश कितने भी लॉफ्टी आइडियल्स के बारे में बात करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसे करना वही होता है जो उसके देश के हित में होता है। जैसे एक इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, दैट सीक्स टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट, वैसे ही स्टेट, जो नेशन है, जो कंट्री है, वो अपने नेशनल लेवल पे अपना, उस स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, स्टेट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, उसको प्रमोट करती है। इट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। हैंस जे मॉर्गनथॉ एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट हैं। उनका कहना है कि एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशंस, the national interest is indeed the last word in world politics. No government can act contrary to the national interest of the country. 4 December 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और जो जब तक जीवित रहे अपने जीवन काल में वो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, उन्होंने कहा, वी मे टॉक अबाउट पीस एंड फ्रीडम एंड ऑनेस्टली मीन व्हाट वी से, बट इन द अल्टीमेट एनालिसिस अ गवर्नमेंट फंक्शंस फॉर द गुड ऑफ द कंट्री इट गवर्न्स, and no government dare do anything which is in the short or long run is manifested to the disadvantage of the country. जो नेशनल इंटरेस्ट है देश का, वो सर्वोपरि होता है। हम मोस्टली चाहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी हम बना रहे हैं वो ऐसी हो जो हमारे देश के हित में हो। इनफैक्ट वो नेता और वो गवर्नमेंट, वो सरकार अगर ऐसा कुछ करने जा भी रहे होते हैं जो उनके व्यक्तिगत हित में हो, जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट में हो, वो उसको भी नेशनल इंटरेस्ट का अमली जामा पहना देते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो देश के हित में है, ये मैं अपने
देश के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो उनका हिडन एजेंडा जो भी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिशियंस अपने हिडन एजेंडे को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए उसे देश का हित, नेशनल इंटरेस्ट का चोंगा पहना देते हैं। दूसरा जो फैक्टर एक फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है, वो है ज्योग्राफी। नेपोलियन का कहना है दैट एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमिन्ड बाय इट्स फॉरेन पॉलिसी। एक दूसरे स्कॉलर रहे हैं निकोलस स्पाइकमैन, उनका कहना यह है दैट मिनिस्टर्स कम एंड गो, इवन डिक्टेटर्स डाई, बट माउंटेन स्टैंड अनपर्टर्ड। देश में सरकार कांग्रेस की आ सकती है, देश में सरकार बीजेपी की आ सकती है, लेकिन ये बात नहीं बदली जा सकती कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो पाकिस्तान और चाइना है। हमारे एक तरफ हिमालय है और एक तरफ हमारे पास इंडियन ओशन है। जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो नहीं बदली जा सकती। उसके हिसाब से हमारे जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं वो नहीं बदले जाएंगे। कोई सरकार का अप्रोच अलग हो सकता है, कोई सरकार हो सकता है चाइना से ज्यादा फ्रेंडली हो, कोई कम फ्रेंडली हो, कोई ज्यादा होस्टाइल हो पाकिस्तान से, कोई कम होस्टाइल हो, कोई ज्यादा पीस टॉक्स की कोशिश करे, कोई कम करे, लेकिन एंड में रियलिटी किसी के लिए नहीं बदलने वाली कि हमारे पास दो होस्टाइल नेबर हैं, जो माउंटेन्स एंड ओशंस हैं वो हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारी विदेश नीति तय होगी। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं, कहने के लिए बहुत छोटा सा देश है, लेकिन क्योंकि वो एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट मतलब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत है, उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नेपाल के पास बहुत है, और इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को नेपाल टाइम टू टाइम यूज भी करता है। जब अपने हिसाब से नेपाल इंडिया या चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। चाइना ने जब पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ओमान में एक पोर्ट अक्वायर किया है टू काउंटर द ग्वादर पोर्ट। तो ज्योग्राफी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान वो यूएसए के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा है क्योंकि उसकी लोकेशन जिस तरीके की है, दैट बॉर्डर्स मिड अफगानिस्तान, इट बॉर्डर्स साउथ एशिया में वो है, वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट है उसको वो बॉर्डर करता है, अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। अफगानिस्तान अमेरिका ने अटैक किया था, इन्वेड किया था, तो एक तरीके से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसए के लिए। इसलिए बहुत बार ये जानते हुए कि पाकिस्तान के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, जो फंड मिलिटरली या इकोनॉमिकली यूएसए दे रहा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान सही तरीके से यूज नहीं करता है, तो भी कभी भी कंप्लीटली अमेरिका ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। ये है ज्योग्राफी का असर। दूसरा फैक्टर जो इंपैक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को वो है हिस्ट्री। इंडिया ने कॉलोनियलिज्म देखा था, इसलिए आज तक किसी भी तरीके की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म को इंडिया इसके खिलाफ खड़ा रहता है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया पुरजोर तरीके से खड़ा था। जो बहुत सारे हमारे देश आजाद होने के बाद जिन कंट्रीज की नेशनल इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी उसको भारत देश ने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद कॉलोनियलिज्म देखी थी, खुद हम लोगों ने देखा था कि गुलामी कैसी होती है। आज की तारीख में बहुत लोग कहते हैं कि रशिया को इंडिया कंडेम नहीं कर रहा है जबकि उसने यूक्रेन को अटैक किया है, लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इंडिया ने कंप्लीटली रशिया को बैक भी नहीं किया है। अगर रशिया को कंडेम नहीं किया है इंडिया ने, तो इंडिया ने रशिया को कंडोन भी नहीं किया है। ये भी नहीं कहा है कि रशिया इज राइट। व्लादिमीर पुतिन के सामने मोदी जी ने बयान दिया कि बच्चों का मारा जाना इज पेनफुल, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। हिस्ट्री का एक हिस्सा ये भी है कि इंडिया के साथ रशिया हमेशा एक ट्रस्टवर्दी एलाय बन के रहा है। एक ऐसे टाइम पे जब यूएसए ने इंडिया की तरफ अपनी पीठ मोड़ ली थी, जब पाकिस्तान का साथ दिया था, देन यूएसएसआर नाउ रशिया तब इंडिया के साथ खड़ा था, जब इंडिया का साथ किसी भी वेस्टर्न देश ने नहीं दिया था, वो लोग पाकिस्तान के साथ थे। तो एक तरीके से हिस्ट्री ही है जो इंडिया को गाइड कर रही है टू नॉट कंडेम रशिया। रशिया के विरोधी खेमे में जाके इंडिया एक वजह से इसलिए भी नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि रशिया हैज ऑलवेज बीन अ ट्रस्टवर्दी एलाय इफ नॉट अ फ्रेंड। सो एक
यूरोप जब वो कंडेम नहीं कर रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है रशिया के साथ, इंडिया ने रशिया को कंडोन भी नहीं किया है, क्योंकि इन्वेजन एंड कम्युनिज्म के खिलाफ इंडिया हमेशा रहा है, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कम्युनिज्म इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज सप्रेसिंग। हिस्ट्री को हम इस तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी ईस्टर्न नेशंस हैं, जो ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, जो भी वो देश हैं जो कि यूएसएसआर का हिस्सा थे, जो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे, एक बार जब यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर से उन्हें 1990s के बाद आजादी मिली, सब लोग वेस्टर्न खेमे में हैं। बहुत सारे देशों ने तो नेटो ज्वाइन कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक का मिलिट्री अलायंस था। ईस्टर्न ब्लॉक के मिलिट्री अलायंस के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब वॉर्सो पैक्ट अबैंडन किया गया, उन कंट्रीज ने जाके नेटो ज्वाइन कर लिया। दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, एंड रशिया के साथ उनके रिश्ते हमेशा खट्टे रहे, हमेशा बिटर रहे हैं। यूक्रेन इज अ केस इन पॉइंट, पोलैंड इज अ केस इन पॉइंट। इन लोगों के रिलेशन यूएसएसआर के साथ हमेशा से बिटर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को कॉलोनी मानते थे रशिया की, कि रशिया ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, 1990s में उन्हें आजादी मिली। तो आज भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दिस इज हाउ हिस्ट्री इम्पैक्ट्स फॉरेन पॉलिसी। चौथा फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को, वो है हमारे कंट्री का जो सोशल ट्रेडिशन है, कल्चर है। जो जैसे इंडिया का ट्रेडिशन वसुदेव कुटुंबकम रहा है हमेशा। सो वी आर नॉट अ रिविजनिस्ट पावर, इंडिया इज अ रिफॉर्मिस्ट पावर, अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं हमेशा से। जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से, तब भी था, आज भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इफेक्ट करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को, किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, वो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है। जैसे कहते हैं डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर। अगर दो देशों में डेमोक्रेसी है तो वो अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे बातचीत से हल करना चाहेंगे, वो झगड़ा नहीं, वॉर के लिए नहीं जाना चाहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक डेमोक्रेसी में जो लीडर्स आते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, उन्हें इलेक्शन फेस करना पड़ता है। हेल्थ दे आर वेरी ऑफ द रैथ ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक ओपिनियन एक देश के एक सरकार के अगेंस्ट हो गई कि ये वॉर ठीक नहीं है, तो सरकार है वो सत्ता हार जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वॉर है उसका या तो वॉर हो नहीं, क्योंकि उसकी एक बहुत वैलिड वजह देनी पड़ेगी कि ये वॉर है। एंड वजह मान लो वैलिड दे भी दें, तो अगर वॉर का जो इम्पैक्ट है वो जब आम जनता पे पड़ेगा तो आम जनता नाखुश होगी, एंड फिर वो उनको वोट नहीं करेगी। इस तरह का डर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं लीडर्स, उनके मन में रहता है कि सत्ता हार जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन की वैल्यू रहती है डेमोक्रेसी में। इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी उठ के कल डिसीजन ले कि वी आर गोइंग टू वॉर। अगर कोई पॉलिसी होगी ऐसी, अगर ऐसा कोई डिसीजन होगा, तो उसको देश के वेरियस इंस्टीट्यूशंस में जवाबदेही देनी होगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, जुडिशरी हो गई, ये लोग जवाब मांगेंगे कि ये क्यों हो रहा है। दे विल हैव टू जस्टिफाई देयर पॉलिसी। इसके चक्कर में कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लिया कि कल हमें एक कंट्री को इन्वेट करना है, हम इन्वेट कर रहे हैं। देयर विल बी चेक्स एंड बैलेंसेस। इसलिए डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर। वॉर इज रेयर इन टुडेज वर्ल्ड, एंड वॉर बिटवीन टू डेमोक्रेसीज इज रेयर। रशिया एंड यूक्रेन में हम लड़ाई इसलिए देख रहे हैं कि रशिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स बेसिकली व्लादिमीर पुतिन, वो जो बार बार कभी प्रेसिडेंट कभी प्राइम मिनिस्टर बन के इलेक्ट हो जाते हैं। इट्स नॉट रियली अ डेमोक्रेसी। व्लादिमीर पुतिन फेल्ट लाइक इन्वेडिंग यूक्रेन, ही डिड सो। उनके ऊपर कोई चेक्स नहीं थे, जिनको उनको किसी की जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। सो पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑल्सो इफेक्ट्स आवर फॉरेन पॉलिसी। देश में फेडरलिज्म का होना भी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करता है। जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट, वो भी फॉरेन पॉलिसी पे अपनी राय रख सकती हैं, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, अगर एक हेल्दी फेडरलिज्म है। शुरुआत के दौर में सिर्फ कांग्रेस ही सिंगल पार्टी थी, सेंटर पे भी
ही स्टेट गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उसी पार्टी की सरकार थी जो कि सेंटर में है, तो एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन था। और सेंट्रलाइजेशन जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक था। लेकिन जब 1990s में कोएलिशन आना शुरू किया एंड ट्रू फेडरलिज्म इमर्ज की एक कंट्री का इन्फ्लुएंस, एक पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं रह गया, सेंटर एंड स्टेट में अलग अलग पार्टीज होने लगी। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो सरकार बनी उसमें रीजनल पार्टीज का भी स्टेक था। कोएलिशन गवर्नमेंट होती थी तो उसमें रीजनल पार्टीज भी होती थी, तो वो लोग भी फॉरेन पॉलिसी को, रीजनल पार्टीज ने भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। जैसे कि जब न्यूक्लियर डील करनी थी मनमोहन सिंह सरकार को यूएसए के साथ, तब लेफ्ट ने बहुत विरोध किया था। उस समय लेफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर थी एंड उस पार्टी ने, लेफ्ट ने अपना पुरजोर तरीके से विरोध किया उस डील का। या फिर ये तीस्ता रिवर की वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट के लिए, वाटर शेयरिंग ट्रीटी के लिए सेंटर को बांग्लादेश से के साथ कोई भी नतीजे पे पहुंचने के लिए बंगाल की गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस में लेना था। बंगाल की गवर्नमेंट को लूप में लेना था बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ओवर तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी। तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसकी राय भी मैटर करी इसमें, क्योंकि अब स्टेट एंड सेंटर में सेम सरकार नहीं, सेम पार्टी की सरकार नहीं थी, दे हैड डिफरेंट व्यूज, तो वो सेंट्रलाइजेशन उतना नहीं रह गया। ट्रू फेडरलिज्म इमर्ज आफ्टर 1990s व्हेन कोएलिशन, जब कोएलिशन का दौर चला। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है, इनफैक्ट आज भी अगर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से एक मेजोरिटी की सरकार लेके आए तब से फॉरेन पॉलिसी में फिर से एक सेंट्रलाइजेशन देखा जाने लगा, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि राज्यसभा में बीजेपी की हमेशा मेजोरिटी नहीं रही। राज्यसभा में ही नीडेड द ऑपोजिशन पार्टीज, उन पार्टीज की जो स्टेट में रूल कर रहे हैं, उन पार्टीज की अग्रीमेंट की, कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। तो उस तरीके का सेंट्रलाइजेशन हमने फिर भी नरेंद्र मोदी के टाइम पे नहीं देखा जो शुरुआत में था, जब सब जगह कांग्रेस ही डोमिनेट करती थी। यस, लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रलाइजेशन इस दौरान हुआ बिटवीन द लास्ट डिकेड। जो नेक्स्ट फैक्टर फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट इफेक्ट करता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश में जब हम आजाद हुए थे तब PL 480 के अनाज हमें यूएसए से लेना पड़ता था ताकि हम अपने देश की पॉपुलेशन की फूड के नीड्स को मीट कर पाए, टू मीट द डिमांड ऑफ फूड बाय पॉपुलेशन। हम लोग खुद उस समय इतने आत्मनिर्भर नहीं थे कि हम इतना अनाज उगा सकें कि अपनी देश की, अपने पॉपुलेशन की, अपने जो हमारी इंडिया की जो जनता है उसके खाने पीने का, उसके फूड डिमांड्स हम लोग अपने आप फुलफिल कर पाए। उसके लिए हमें फॉरेन एड की जरूरत पड़ती थी, इसलिए हम यूएसए से फूड एड लिया करते थे। उसका यूएसए बहुत फायदा उठाता था, वो चाहता था कि हम यूएसए की लाइन टो करें, जो यूएसए कहे वो हम करें। इनफैक्ट एक स्टेज पे जब जो यूएसए ने कहा वो हमने नहीं माना, तो वो फूड सप्लाई, वो PL 480 की बहुत ही थर्ड क्लास का जो अनाज वो हमें दिया करते थे वो भी उनने बंद कर दिया, क्योंकि हमने यूएसए की बात मानने से मना कर दिया। तब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया कि हमें इतना आत्मनिर्भर होना है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी हो। एंड टुडे व्हेन वी आर इकोनॉमिकली डेवलपिंग, we are one of the fastest emerging economies of the world, fifth largest economy of the world, one of the fastest growing economies in the world, prosperous देश है, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है। अब दूसरे देशों को हमें देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है कि ये ऐसा देश है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है और लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए। यहाँ पे लग्जूरियस ब्रांड्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिलनेस की तादाद बहुत बढ़ रही है। हाल में ही जयशंकर जी ने एक बयान दिया था कि नो वन कैन से आई वोंट डू बिजनेस विद चाइना। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड प्रीमियम मैन्युफैक्चरर। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चाइनीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इतना बड़ा देश, उससे भले हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसे इकोनॉमिकली शन नहीं कर सकते। बिजनेस हमें चाइना के साथ करना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है। दिस इज द पावर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस आवर फॉरेन पॉलिसी।
नेक्स्ट, द रोल ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। दो वजहें होती हैं मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाने को, एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन और एक डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स। जैसे मैंने कहा, रिफॉर्म और रिविजनिस्ट पावर, वी आर रिफॉर्मिस्ट पावर। हमें अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की लोभ नहीं है। हम दूसरे देशों की जमीन हड़पना नहीं चाहते हैं, हम दूसरे देशों की टेरिटरी हड़पने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो मिलिट्री रूल है वो है टू सेफगार्ड आवर बॉर्डर्स, टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स। हमारे पास दो ऐसे देश हैं जो कि अग्रेसिवली हमारे देश की टेरिटरीज, ऐसे ऐसे दो देश हैं हमारे पड़ोस में, चाइना और पाकिस्तान, जो अग्रेसिवली हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट करते हैं। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, चाइना को अरुणाचल प्रदेश चाहिए। एंड बाकी देश भी टाइम टू टाइम अपने ऐसे मैप्स छापते रहते हैं, हमारे पड़ोसी देश, जिसमें हमारी टेरिटरीज उनके मैप में दिखाई दी जाती है। तो हमारे रोल ऑफ मिलिट्री है टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स एंड क्वाड, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस एक्सचेंजेस, या किसी फॉरेन कंट्री में हम इंडियन नेवल बेस बनाना, ये सब मिलिट्री का रोल है। ये है टू स्ट्रेंथन आवर मिलिट्री, टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स। जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सब होता है टू इंक्रीज आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ, टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स एंड सेंड अ मैसेज कि वी will not invade you, attack you, but we are fully prepared to defend our borders. We'll take every single step to defend our borders. International milieu, international environment, ग्लोबली क्या इवेंट्स चल रहे हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग आजाद हुए थे तो उस समय वर्ल्ड दो धड़ों में बटा हुआ था, दो ब्लॉक्स में बटा हुआ था, एंड वी डिड नॉट वांट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक। तो हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की। 1990 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमने ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं। जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, दैट वाज अ रिएक्शन टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कि अब हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं रहा, तो हमें और जगह पार्टनरशिप देखनी पड़ेगी और प्लेयर्स के साथ, उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना होगा जो यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय वो ही ग्लोबल हेजेमॉन था। सो इंटरनेशनल मिलियू एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑल्सो इफेक्ट्स अ फॉरेन पॉलिसी। जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को, दैट इज द करिश्मा ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर। जो एक पर्टिकुलर लीडर है, ये भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उन करिश्मा के साथ साथ जो उस पॉलिटिकल लीडर के अपने आइडियोलॉजीज हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ आइडियलिस्ट। सो अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जब वो थे उस दौरान, जो हम अपने फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो चाहे वो उस समय जवाहरलाल नेहरू का जो आइडियलिस्ट टिंज है वो फॉरेन पॉलिसी में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल नैम, उसमें हम देखते हैं कि वो जो आइडियलिज्म की, हम तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, वो इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो आइडियलिज्म दिखता है उस टाइम के फॉरेन। इंदिरा गांधी के टाइम में शी वॉज अ रियलिस्ट। उस टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस समय जो हमारा इंटरेक्शन था देशों के साथ, उसमें रियलिज्म की झलक दिखती है। हमें जरूरत पड़ी तो हमने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली यूएसएसआर के साथ। हमें लगा कि एक यूनाइटेड पाकिस्तान हमारे लिए सर का दर्द हो सकता है, तो शी हेल्प्ड बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंस। शी वॉज अ रियलिस्ट। उसमें वो उनका रियलिज्म दिखता है फॉरेन पॉलिसी में उस टाइम पे। नरेंद्र मोदी का करिश्मा, उनकी आइडियोलॉजी आज की तारीख में झलकती है। ऐसी जगहों पे वो जा रहे हैं जहां कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है। अब 40-42 साल से कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनका करिश्मा, उनकी सोच फॉरेन पॉलिसी को भी इफेक्ट कर रही है। इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगी कि देयर इज नो सिंगल फैक्टर दैट अलोन इफेक्ट्स फॉरेन पॉलिसी। ये एक मिला जुला असर होता है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ट्रेडिशन का, एक्सपीरियंसेस का, कल्चर का, या मिलिट्री का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये मिला जुला रोल
ये सब मिलजुल के इफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, किसी भी कंट्री को फॉरेन पॉलिसी को, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो और कंट्री कोई और कंट्री हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।